Okay, so students, this is about mycolic acid synthesis inhibitors. वो वाली ड्रग्स जो कि क्या करती हैं, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को रोक देती हैं, उसको इनहिबिट कर देती हैं, दैट आर कॉल्ड माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स. सो लेट्स कम टू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आइसोनायाजिड. आइसोनायाजिड क्या है? इट्स अ ड्रग along with rifampin is one of the two most important drugs. ये क्या है? दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग्स में से ड्रग्स हैं आइसोनायाजिड और रिफेम्पिन. व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? आइसोनायाजिड इज़ अ प्रो ड्रग एक्टिवेटेड बाय अ माइकोबैक्टीरियल कैटालेज peroxidase. Isoniazid targets the enzymes acyl carrier protein reductase INHA and beta ketoacyl ACP synthase which are essential for the synthesis of mycolic acid. तो आइसोनायाजिड क्या है? बेसिकली एक प्रो ड्रग है जो एक्टिवेट हो जाती है किससे? माइकोबैक्टीरियल कैटालेज peroxidase से, माइकोबैक्टीरियल ही कैटालेज peroxidase से. और आइसोनायाजिड क्या करती है? टारगेट करती है द एंजाइम्स एसाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज. किस एंजाइम को? जो एसाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज होता है, एंड बीटा कीटोएसाइल एसीपी सिंथेज. तो इन दोनों एंजाइम्स को ही टारगेट करती है. ये दोनों एंजाइम्स जो हैं वो एसेंशियल हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड. इनहिबिटिंग माइकोलिक एसिड लीड्स टू अ डिस्ट्रप्शन इन द बैक्टीरियल सेल वॉल. जब माइकोलिक एसिड जो है वो इनहिबिट हो जाता है, जब माइकोलिक एसिड नहीं बनता, उसकी सिंथेसिस रुक जाती है, तो उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें डिस्ट्रप्शंस कॉज होती है. एंड यू ऑल नो वेरी वेल that when the bacterial cell wall is disrupted, there is no chances of survival for the bacteria. तो बैक्टीरिया के चांसेस, सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं. एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है इसका? आइसोनायाजिड इज स्पेसिफिक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एम ट्यूबरकुलोसिस TB, दैट स्टैंड फॉर TB ट्यूबरकुलोसिस. ऑल्दो एमकनासी मे बी ससेप्टेबल एट हायर ड्रग कंसनट्रेशंस. जो आइसोनायाजिड है वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक ट्रीटमेंट है, और इसके अलावा एमकनासी मे बी ससेप्टेबल एट हायर ड्रग कंसनट्रेशन. एमकनासी एक और बैक्टीरिया है, एक और स्पीशी है जिसके अगेंस्ट भी ये ससेप्टेबल है, बट हायर कंसनट्रेशंस में. मोस्ट एंटीएम आर रेजिस्टेंट टू INH. द ड्रग इज INH स्टैंड्स फॉर isoniazid. Okay, the drug is particularly effective against rapidly growing bacilli and is also active against intracellular organisms. तो जो आपकी ड्रग है आइसोनायाजिड, ये पर्टिकुलरली इफेक्टिव है किसके अगेंस्ट? रैपिडली ग्रोइंग बेसिलाई के, बेसिलस बैक्टीरिया के, और इसके अलावा उनके अगेंस्ट भी जो कि इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके अगेंस्ट भी ये इफेक्टिव है. रेजिस्टेंस क्या है इसकी? रेजिस्टेंस फॉलोज क्रोमोसोमल म्यूटेशंस. TB का जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियल, वो क्या करता है वो बेसिकली अपनी क्रोमोसोम म्यूटेशंस कर लेता है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कॉज हो जाती है अगेंस्ट आइसोनायाजिड. तो नंबर 1 म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ CATG प्रोड्यूसिंग म्यूटेंट्स इनकैपेबल ऑफ प्रो ड्रग एक्टिवेशन, जिसकी वजह से जो प्रो ड्रग की एक्टिवेशन नहीं होती, जब प्रो ड्रग आइसोनायाजिड एक्टिवेट नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि फर्दर जो माइकोलिक एसिड है उसकी इनहिबिशन नहीं होगी. जो उसकी इनहिबिशन नहीं होगी तो बैक्टीरिया तो ग्रो करता रहेगा. वेरिंग म्यूटेशंस ऑफ द एसाइल कैरियर प्रोटीन्स में भी म्यूटेशंस आ जाती हैं, या फिर ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट एंजाइम, या फिर जो टारगेट एंजाइम आपका INHA उसकी जो है वो ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है. तो क्रॉस रेजिस्टेंस में अकर बिटवीन आइसोनायाजिड एंड इथेनोमाइड. तो क्रॉस रेजिस्टेंस जो है वो अकर हो सकती है आइसोनायाजिड और इथेनोमाइड के दरमियान. What are the pharmacokinetics for this specific drug? Isoniazid is readily absorbed after oral administration. Absorption is impaired if isoniazid is taken with food, particularly high-fat meals. Isoniazid जो है वो rapidly absorb हो जाता है through oral administration, और इसकी जो absorption है वो impaired हो जाती है, इसकी absorption कम हो जाती है, इसकी absorption में disruption आ जाती है अगर isoniazid को food के साथ लिया जाए, यानी कि खाने के साथ अगर इसको लिया जाए, पर्टिकुलरली हाई फैट मील्स, और ख़ास तौर पे उन फूड्स के साथ जिसमें आप जो है हाई फैट मील जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो. द ड्रग डिफ्यूज़ इनटू ऑल बॉडी फ्लूइड्स. ड्रग जो है डिफ्यूज़ कर जाती है ऑल बॉडी फ्लूइड्स में, सेल्स में, एंड सेजियस मटेरियल्स में, जिसमें आपके नेक्रोटिक टिश्यू रिजेंबलिंग cheese that is produced in tuberculosis lesions. Drug concentration is
ड्रग कंसंट्रेशंस इन द cerebrospinal fluid आर सिमिलर टू दोज इन द सीरम। इसी तरह ड्रग कंसंट्रेशन जो आपकी cerebrospinal fluid CSF में है वो भी सिमिलर होती हैं बिल्कुल उसी तरह जितनी आपकी बॉडी फ्लूइड जो सीरम में है। आइसोनाइजिड अंडरगोज एन एसिटाइलेशन एंड हाइड्रोलिसिस। आइसोनाइजिड क्या करता है, एन एसिटाइलेशन हो जाती है उसकी और हाइड्रोलिसिस हो जाती है, रिजल्टिंग इन इनएक्टिव प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से इनएक्टिव प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। आइसोनाइजिड एसिटाइलेशन इज जेनेटिकली रेगुलेटेड। इसकी जो एसिटाइलेशन है उसको जेनेटिकली रेगुलेट किया जाता है विद फास्ट एसिटाइलेटर्स, जहाँ पे फास्ट एसिटाइलेटर्स एग्जिबिटिंग अ 90 मिनट सीरम हाफ लाइफ एज कम्पेयर्ड विद 3 to 4 hours फॉर स्लो एसिटाइलेटर्स। एक्सक्रीशन इज़ थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड सिक्रीशन। एक्सक्रीशन इसकी कैसे होती है, जहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करनी होती है और सिक्रीशन से। प्रीडोमिनेंटली एज मेटाबोलाइट्स बनते हैं। स्लो एसिटाइलेटर्स एक्सक्रीट मोर ऑफ द पेरेंट कंपाउंड। जहाँ पे स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं फिर वहाँ पे क्या होता है कि पेरेंट कंपाउंड ज़्यादा एक्सक्रीट होता है, मेटाबोलाइट्स एक्सक्रीट नहीं होते। और एन एसिटाइलेशन और हाइड्रोलिसिस होती ही इसलिए ताकि आइसोनाइजेट को जो है उसके मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट किया जा सके। So here in diagram you can see that there at the y-axis you have subjects which are in n number, and at the x-axis we have half life in minutes. दो बार ग्राफ्स हैं हमारे पास, pyramid graphs कह लें, बार ग्राफ्स कह लें. फर्स्ट इज ऑफ वाइट कलर एंड द सेकेंड वन इज ऑफ ब्लू कलर. तो फर्स्ट क्या है, इन रैपिड एसिटाइलेटर्स आइसोनाइजिड हैज़ अ शॉर्ट हाफ लाइफ. जहाँ पे रैपिड एसिटाइलेटर हो रही है वहाँ पे आइसोनाइजिड की हाफ लाइफ बहुत थोड़ी है. आप देख रहे हो कि स्पैन कितना है, 50 से 100 मिनट का है सिर्फ. जबकि स्लो एसिटाइलेटर्स में आइसोनाइजिड है वह लॉन्ग हाफ लाइफ. वहाँ पे क्या है कि स्लो एसिटाइलेटर्स हैं तो मेटाबोलाइट्स में जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा, पेरेंट कंपाउंड पड़ा रहेगा, तो उसकी हाफ लाइफ जो है वो ज़्यादा है. और वो कितनी है, 100 to 250, यानी कि तकरीबन 250 से भी ऊपर है, तकरीबन 200 मिनट तक की. और इसकी तकरीबन बस 50 मिनट तक की, 50 से 100 बस, तो सिर्फ इसकी 50 मिनट तक की है. तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में एसिटाइलेशन होने की वजह से. मेटाबोलाइट्स अपीयर इन यूरिन. जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं वो यूरिन में आएंगे. ऑरली आप इसको जो है वो लेते हो. व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स फॉर द आइसोनाइजिड. नंबर 1, हेपेटाइटिस इज द मोस्ट सीरियस एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद आइसोनाइजिड. हेपेटाइटिस हो सकता है आइसोनाइजिड की वजह से, और ये बहुत ही सीरियस एडवर्स इफेक्ट है. इफ़ हेपेटाइटिस गोज अनरिकॉग्नाइज्ड, और अगर हेपेटाइटिस जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड चलता है, एंड इफ़ आइसोनाइजिड इज कॉन्टिन्यूड, और आइसोनाइजिड भी देते रहते हो और हेपेटाइटिस का भी नहीं पता चला, अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुआ कि हेपेटाइटिस हो चुका है, इट कैन बी फेटल. तो फिर जो है वो लीथल हो सकता है, हमारे लिए फेटल हो सकता है. द इंसिडेंस इंक्रीजेज विद एज. और हेपेटाइटिस होने की जो इंसिडेंस है वो एज के साथ बढ़ते जाते हैं, ग्रेटर दैन 35 ईयर्स ओल्ड. अमंग पेशेंट्स हु ऑल्सो टेक रिफैम्पिन, और अमंग दोज हु ड्रिंक अल्कोहल डेली. और वो वाले पेशेंट्स भी जो रिफैम्पिन ले रहे हैं, और वो पेशेंट्स भी जो अल्कोहल डेली ले रहे हैं, जो अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, तो उनमें भी हेपेटाइटिस होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, मैनिफेस्टिंग एज पैरेस्थीजिया ऑफ द हैंड्स एंड फीट. इसके अलावा जो है वो पैरेस्थीजिया हो सकता है हैंड्स और फीट का, अपीयर्स टू बी ड्यू टू अ रिलेटिव पायरोडॉक्सिन डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय आइसोनाइजिड. जिसके जो होता किस लिए बेसिकली कि आइसोनाइजिड की वजह से पायरोडॉक्सिन डेफिशिएंसी हो जाती है, और जब उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर हैंड्स और फीट का पैरेस्थीजिया हो जाता है. दिस कैन बी अवॉइडेड बाय डेली सप्लीमेंटेशन ऑफ द पायरोडॉक्सिन, दैट इज़ विटामिन B6. तो विटामिन B6 अगर पायरोडॉक्सिन आप डेली लेते हो सप्लीमेंट में, तो फिर इस कंडीशन को अवॉइड किया जा सकता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एडवर्स इफेक्ट्स कैन अकर. इसके अलावा CNS के एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं CNS रिलेटेड, इंक्लूडिंग कन्वल्जन्स इन पेशेंट्स प्रोन टू सीजर्स. हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस विद आइसोनाइजिड इंक्लूड रैशेज एंड फीवर. इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है आइसोनाइजिड की वजह से, और रैशेज और फीवर वगैरह हो सकता है. बिकॉज आइसोनाइजिड इनहिबिट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बामाज़ेपिन एंड फेनोटीन. तो जब इनहिबिट हो जाती है मेटाबॉलिज्म कार्बामाज़ेपिन की और फेनोटीन की, तो आइसोनाइजिड कैन पोटेंशिएट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ दीज ड्रग्स. उसकी वजह से आइसोनाइजिड के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो मज़ीद पोटेंशियल हो जाते हैं, वो मज़ीद पोटेंशिएट हो जाते हैं, वो मज़ीद बढ़ जाते हैं. फॉर एग्जांपल सब्सटेंशिएट कर जाते हैं. फॉर एग्जांपल निस्टेगमस एंड अटैक्सिया. तो ये वाले जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो कॉज हो सकते हैं. अटैक्सिया वगैरह लाइक मसल वेट का कम होना एंड इस तरह की डिजीज़. दिस इज़ द फेनोटाइन. अगर फेनोटाइन जो है वो लिवर में से होता हुआ P450 में से गुजर रहा है तो मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, और आइसोनाइजिड क्या करता है, इसको इस
प्रोसेस को रोक देता है। These are the references for this lecture.